हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड। इस चैप्टर के अंदर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स फॉर बैंक्स, जो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। सो मेरे पास कमेंट आया था मनदीप कौर का कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इस वीडियो में हम जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो डिस्कस करेंगे एंड इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडियन बैंक्स, सेबी की गाइडलाइंस क्या हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए, देन हमारी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ क्या हैं इन बैंकिंग इंडस्ट्री, देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन म्यूचुअल फंड, हम ये एक सीरीज़ में जो है डिस्कस करेंगे। सो तब भी कोई कमेंट करता है मुझे अच्छा लगता है। जो भी ये वीडियो देख रहा है अगर उसको भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे जो है काफ़ी वीडियोस मेरी आ चुकी है। सो आप तब भी चैनल पे जाते हो तो अलग से प्लेलिस्ट बनी होती है सब्जेक्ट वाइज, और वो सब कुछ मैंने सीरीज़ में जो है अरेंज किया हुआ है, तो आप वहाँ से जो है देख सकते हो। इसलिए आप कोई भी जो भी आपको वीडियो चाहिए वो आपको मिल जाएगी, राइट। सो व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर। अब पहले हम नॉर्मली इसका जो इंट्रोडक्शन करते हैं कि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी मार्केट में, क्यों करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको होप होती है, उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि उनको वहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्निंग होगी, प्रॉफिट अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेगी। दैट्स वाई वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सो जो भी रेगुलेटर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, कि इन्वेस्टर के फंड्स को केयरफुली बेस्ट प्रैक्टिसेस में यूज़ करें, इन्वेस्टर्स के मनी को ऐसी जगह यूज़ ना करें जहां वो बहुत रिस्की हो। जो भी हमारी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक है या फिर जो भी अदर कॉरपोरेट हैं, ये असेस करती है फंड्स कहाँ से, पब्लिक से, ठीक है। तो उस फंड को अगर वो ले रहे हैं तो उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन को फॉलो करें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करें, सो दैट वो जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी पब्लिक हैं, उनके इंटरेस्ट को भी हार्म ना करें एंड अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करें। यानी ये नहीं है कि सिर्फ जो भी इन्वेस्टर्स हैं हमने उनके इंटरेस्ट को देखना है, बल्कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को भी साथ में प्रोटेक्ट करना है। दोनों चीज़ में बैलेंस होना चाहिए, भी किसी भी चीज़ को हार्म नहीं करना है, राइट। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज़ डोमिनेटेड बाय बैंक्स। सो एक इफ़ेक्टिव सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे बैंकिंग जो भी आप बोलो बैंक्स हैं, ये क्या है, लाइफलाइन है इकोनॉमी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। यानी ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारी इकोनॉमी के लिए। हमारे पास बैंक्स की मैनी सेगमेंट्स हैं, लाइक अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, फॉरेन बैंक है ना। तो इतने सारे बैंक्स हैं, बट जो अबाउट 70% ऑफ द बैंकिंग बिजनेस इज हेल्ड बाय पब्लिक सेक्टर, राइट। और इसके अंदर हमारा इंक्लूड है SBI भी, इसकी सब्सिडरीज भी, एंड जो भी हमारे बैंक्स नेशनलाइज हो चुके हैं, ठीक है, वो 70% में सब है हमारे इंक्लूड है। जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग के फंक्शन से बड़े ही सेंसिटिव होते हैं, तो उनको प्रॉपर मतलब ध्यान प्रॉपर केयरफुली जो है करना चाहिए, गवर्नेंस होनी चाहिए, राइट। तो जितने भी हमारे सेक्टर्स है सारे अफेक्ट होते हैं बैंकिंग से, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्री है, कॉमर्स है, ये सारे ही किससे अफेक्ट होते हैं, हमारे बैंकिंग से। क्योंकि इन सेक्टर में अगर हमें लोन चाहिए, पैसे चाहिए, ठीक है, मनी बोरो करना, तो ये कहाँ से करते हैं, ये किसके पास जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं। सो ये क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी में, इसलिए जो है इनको मतलब इनकी इसके अंदर जो है इम्पोर्टेंस दी गई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, कि प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो होना चाहिए बैंक में, ताकि सस्टेन ग्रोथ हो फाइनेंशियल सिस्टम की, ठीक है। कि कोई भी जो है हमारे बैंक से वो पब्लिक के साथ किसी भी तरह से कोई भी फ्रॉड ना करें, प्रॉपर रूल रेगुलेशन फॉलो किए जाए, सभी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, किसी के भी इंटरेस्ट को हार्म ना किया जाए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऐसी की एलिमेंट है जो इम्प्रूव करते हैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी बैंक की।
एंड ये इंश्योर करते हैं कि बोर्ड अकाउंटेबल होता है शेयर होल्डर्स को। मतलब कि अगर कोई भी बैंक में किसी भी तरह के फ्रॉड होते हैं या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? बोर्ड होगा। बोर्ड ही जवाब देगा जो भी स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर्स है, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने क्या बोला, जो हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या कहता है कि जो बोर्ड है वो अकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि सब कुछ वही मैनेज कर रहे हो, सारे डिसीजन वो ले रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबल भी कौन होंगे? बोर्ड होंगे। क्योंकि अगर किसी भी तरह का लाइक आप मान लो कि बैंक में कोई भी तरह से घोटाला होता है तो वो एक ही दिन में तो नहीं हो जाता, उसमें कुछ ना कुछ धीरे धीरे वो कुछ कर रहे होते हैं। तो अगर स्टार्टिंग में तब थोड़ा बहुत होता है तभी बोर्ड को पता चल जाना चाहिए कि हमारी जो है बैंक में या फिर आप बोलो कंपनी की साइड से देखें तो कंपनी में कोई भी मिस्टेक्स हो रही है, कोई भी किसी भी तरह का गलतियाँ हो रही है तो उसी टाइम उनको एक्शन लेने चाहिए, ना कि तब वो बहुत बड़ी कोई गलती बन जाए, ऐसे एक्शन ऐसा कुछ हो जाए जिसको मतलब हमें सोल्व करना में डिफ़िकल्टीज आए। तो उस लेवल से जाने से पहले तब वो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है, वहीं पे जो बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए। सो ये बोर्ड की ड्यूटी है कि बैंक की टेक केयर करना, स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और इस सिर्फ जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको बेनिफिट नहीं होगा बल्कि बैंक को भी बेनिफिट होगा लॉन्ग रन में। ये इंश्योर करता है सर्वाइवल एंड ग्रोथ, एंड पूरी सोसाइटी के लिए भी ये बेनिफिशियल है। इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इम्पोर्टेंट है बैंकिंग सिस्टम में, सो दैट पब्लिक के जो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस को अचीव कर सके। अब लाइक पब्लिक है, पब्लिक कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेगी अपना, जहाँ पे उनको लगेगा कि हाँ यहाँ पे क्या है, फ्रॉड नहीं होते हैं। अगर कहीं पे हमें लगेगा कि हम यहाँ पे अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं यहाँ से हमारा पैसा वापस नहीं आने वाला, या वहाँ पे कोई भी जो हमारा पैसा जो लेके भाग जाएगा, तो क्या हम वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। सो ऐसा बैंक के अंदर ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो पब्लिक है वो ट्रस्ट करे, कॉन्फिडेंसली वहाँ पे जो है पैसा इन्वेस्ट करे उनको। सो इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस अगर फॉलो की जाएंगी बैंकिंग सेक्टर में, तभी तो जो वो है पब्लिक के ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस को अचीव कर पाएंगी। इसके अलावा जो हमने OECD पे जो मेरी ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है उसके अंदर भी प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, उसके अंदर डिफाइन किया गया है कि कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए कंपनी के मैनेजमेंट, बोर्ड और जो बाकी के शेयर होल्डर्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोवाइड करता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके थ्रू कंपनी के ऑब्जेक्टिव को सेट कर सकते हैं, ठीक है, और फिर उन ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है, कैसे अटेन कर सकते हैं हम, कैसे परफॉर्मेंस को हम मॉनिटर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये सब करने में हमारी हेल्प करता है। अब बात आती है कि स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं हमारे, अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें। देखो स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो भी हमारे बैंक से कनेक्टेड हैं, लाइक हमारे कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, इन्वेस्टर हैं, ठीक है, वेंडर पार्टनर्स है, गवर्नमेंट है, सोसाइटी है, यानी जो किसी भी तरह से हमारे जो भी हमारी इंस्टीट्यूट है उससे कनेक्टेड है, लिंक हैं, किसी भी तरह से हमारे उनसे किसी भी टाइप का लिंक है, तो वो हमारे क्या हो गए? स्टेक होल्डर्स हो गए। सो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बैंक को फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस करनी चाहिए अपने कस्टमर्स के साथ, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, कि मतलब जो भी वो काम कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उन सबको फेयरली करें, किसी भी तरह का फ्रॉड उनके साथ ना करें, उनको किसी भी तरह से बेवकूफ़ ना बनाएं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारा जो है इज़ ऑल अबाउट एथिकल कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कि हमारे जो कोड ऑफ वैल्यूज़ है, प्रिंसिपल्स हैं, वो फॉलो किए जाएँ, प्रॉपर रूल रेगुलेशन हो, किसी भी काम को करने का प्रॉपर वे हो, है ना। पर्सन से जो वो देख सके कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है, अगर वो उनको पता हो कि बैंक के अंदर कैसा काम चल रहा है, और उसके बेस पे वो जो है सही डिसीजन ले सके कि हाँ मुझे इस बैंक में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो उनके सामने प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सो दैट वो अपना जो भी डिसीजन है वो ले सके, राइट। सो इसमें तो ये हमने अभी क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा है बैंकिंग सेक्टर का। अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स। जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है, दिस इज़ अबाउट बोर्ड्स ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है बैंक के लिए कि जो भी बैंक की स्ट्रैटेजी है, ऑब्जेक्टिव है, गवर्नेंस फ्रेमवर्क है, कॉर्पोरेट कल्चर है, इन सारी चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बोर्ड है। क्योंकि जो बोर्ड है वही सारा काम देखता है। सीनियर मैनेजमेंट के काम को भी नोटिस करना चाहिए बोर्ड को, उस चीज़ के लिए भी उसकी जो
भी परफॉर्मेंस है उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, बोर्ड होगा, क्योंकि सारी अथॉरिटी किसके पास होती है, बोर्ड के पास होती है। और शेयर होल्डर्स को अकाउंटेबल, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी अकाउंटेबल कौन होते हैं, बोर्ड होता है, राइट। इसके बाद हमारा सेकंड प्रिंसिपल क्या है, बोर्ड क्वालिफिकेशन एंड कंपोजिशन। यानी अगर हम किसी भी बैंक के अंदर बोर्ड को तो अपॉइंट किया जा रहा है तो उनकी जो है क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए उस लेवल की कि उनको हम एज ए बोर्ड हमारे बैंक में रिक्रूट करें। उनको पता होना चाहिए कि सारी चीज़ों के बारे में कि क्या फॉल्ट कर रहे हैं, वो क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्वालिफाइड होनी चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या रोल है, ठीक है, ये चीज़ उनको समझनी चाहिए। बैंक के ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है, कैसे हमने मतलब उसके अंदर हम इन सारी चीज़ों की जो है उनको पता होनी चाहिए। बैंकिंग सेक्टर के अंदर मतलब हमें कैसे कैसे चीज़ों को स्टडी करना है, सारी मतलब अगर उनके पास नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा, क्वालिफाइड होंगे, तभी तो वो अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा बोर्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिसेस, यानी बोर्ड का अप्रोप्रिएट गवर्नेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए एंड खुद के काम के लिए एंड उसे फॉलो भी करना चाहिए और उसको टाइमली रिव्यू करना चाहिए। यानी पीरियडिकल बेसिस पे वो वीकली बेसिस पे चेक कर रहे हैं, उसको रिव्यू कर रहे हैं कि प्रॉपर सब कुछ फॉलो, जो हमने स्ट्रक्चर तैयार किया उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, या फिर वो क्वार्टरली बेसिस पे उसको चेक कर रहे हैं, ईयरली बेसिस पे चेक कर रहे हैं। प्रॉपर उनका जो टाइम होना चाहिए कि वो सारी चीज़ों को क्या करें, रिव्यू करें, जो भी उनकी प्रैक्टिस है, जो भी उनका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हमारा सीनियर मैनेजमेंट, यानी सीनियर मैनेजमेंट जो है वो को बोर्ड के अंडर काम करना चाहिए कि अच्छे से कि वो अपनी जो भी ड्यूटी है, जो भी उसकी जो भी जॉब है वो उसको अच्छे से परफॉर्म करें, बैंक की एक्टिविटीज़ को अच्छे से मैनेज करें और उनको पता हो कि क्या स्ट्रैटेजी है, क्या पॉलिसीज़ है, कैसे उनको फॉलो करना है। एंड जिनकी परमिशन बोर्ड ने दी हो, यानी वो वही एक्शन ले सकते हैं जो जिनकी परमिशन किससे मिली हो, उन्हें बोर्ड से मिली हो। सो सीनियर मैनेजमेंट है वो बोर्ड के अंडर काम करते हैं और बोर्ड उनको सारी जो है गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, उनको चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं, इवेलुएट करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देन हमारा गवर्नेंस ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर्स, पूरे ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लियरली गवर्नेंस फ्रेमवर्क को फॉलो किया जाए, अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर हो एंड बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट को पता हो कि बैंक के ऑपरेशनल स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट है हमारा रिस्क मैनेजमेंट बैंक्स। बैंक के पास इफेक्टिव इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन होना चाहिए जिसको CRO डायरेक्ट करे। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा CRO क्या होता है। CRO का मतलब होता है चीफ रिस्क ऑफिसर, राइट। सो अगर कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का आप उसको काम दे रहे हो तो उसको क्या दोगे आप, सफिशिएंट रिसोर्सेज भी दोगे। अगर आप कंपनी के मैनेजर हो और आपने अपने एम्प्लॉय को बोला कि पेन बनाओ, मतलब आपकी कंपनी जो पेन बनाती है, ठीक है, तो आप उसको रॉ मटेरियल भी दोगे ना, उसके लिए जो जो चीज़ें की रिक्वायरमेंट है वो आप उसको दोगे, तभी तो वो बना पाएगा, है ना। तो ऐसे ही जो हमारा CRO होगा उसके पास सफिशिएंट इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए और वो बोर्ड से भी जो है इंटरेक्ट कर सके कि अगर किसी चीज़ की उसको रिक्वायरमेंट है तो वो उनसे बात कर सके, किसी भी टाइप की अगर उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके बारे में भी वो बोर्ड से बात कर सके। देन है हमारा नेक्स्ट 7th पॉइंट, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। यानी रिस्क आइडेंटिफाई होना चाहिए, मॉनिटर होना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर अगर हमें पता होगा, ठीक है, मॉनिटर किया जाएगा, प्रॉपर कंट्रोल होगा, तभी तो हम जो है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा रिस्क कम्युनिकेशन। एक इफ़ेक्टिव रिस्क गवर्नेंस फ्रेमवर्क तभी होगा जहाँ पे जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट को पता होना चाहिए सारी चीज़ों के बारे में और जिसको रिक्वायरमेंट है, अगर आप ऐसा कोई भी डिसीजन ले रहे हो जिससे कोई भी आपका स्टेक होल्डर अफेक्ट हो रहा है तो आपको उनको कम्युनिकेट करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लायंस, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो चेक करें मैनेजमेंट को कि वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम इसका एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारा जो मैनेजर्स है वो फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहे हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पता हो कि वो जो है स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मतलब एक तरह से जो भी वो बिजनेस कर रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए, उसके अंदर जो भी लॉ ने जो भी ऑर्डर दिए, जो भी बनाए रूल रेगुलेशन बनाए हैं उन सबको वो फॉलो करें। नेक्स्ट है हमारा
इंटरनल ऑडिट, यानी बैंकिंग के अंदर इंटरनल ऑडिट होनी चाहिए। इससे क्या होगा, रिस्क ऑफ लॉस हमारा रिड्यूस होगा। इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या है कि जो हमारा बैंक का सिस्टम है उसको मॉनिटर करना। अगर गुड इंटरनल ऑडिट होगी तो इससे क्या होगा, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे और अच्छे से काम करेगा। एंड जो भी ऑडिट करेगा वो अकाउंटेबल होगा बोर्ड को, कि मतलब अगर वो गलत उसने ऑडिट कर दी, कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी बोर्ड को, तो अकाउंटेबल भी वही होगा, जवाब भी वही देगा बोर्ड को। ठीक है, उसके पास सफिशिएंट स्किल्स होनी चाहिए। जो भी ऑडिट कर रहा है, इंटरनल ऑडिट करेगा, उसके पास सफिशिएंट स्किल्स होनी चाहिए, रिसोर्सेज होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए विद इन द बैंक, राइट। और जो भी हम जिसको भी हम अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, उसके पास ये सब कुछ तो होना चाहिए कि नॉलेज हो, कि वो उसको पता हो कैसे ऑडिट करना है, कैसे चीज़ों को, ठीक है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी चाहिए। उसके अलावा अगर इंटरनल ऑडिट होगी तो मैनेजमेंट को भी ये लगेगा कि हमारी जो है ऑडिट होगी, हमारे काम को चेक किया जाएगा, हमारी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा कि हम कोई किसी तरह से फ्रॉड तो नहीं कर रहे। तो इस डर के मारे वो भी जो अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हमारा कंपनसेशन। बैंक के अंदर कंपनसेशन स्ट्रक्चर इफेक्टिव होना चाहिए कि वो प्रमोट करे लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। डिस्क्लोजर का मतलब क्या है कि जो जो रिक्वायरमेंट है, जो भी रूल रेगुलेशंस में लिखा हुआ है कि आपको ये चीज़ें डिस्क्लोज करनी है। यानी अगर आपने मान लेते हैं हम कि आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो वो पब्लिक को दिखानी है, यानी उसको डिस्क्लोज करना है एक तरह से, ठीक है, तो वो दिखानी ही है। तो जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जो डिस्क्लोज करना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है डिस्क्लोज होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, डिस्क्लोजर करे, एडिक्वेट ट्रांसपेरेंसी हो टू इट्स शेयर होल्डर्स, डिपोजिटर्स, या फिर जो बाकी के अदर रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, उनसे किसी भी तरह से हमने कुछ भी छुपाना नहीं है, उनसे कुछ भी हाइड नहीं करना, ताकि वो सारी हमारी उनको पता हो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हम प्रॉफिट्स में जा रहे हैं या हम लॉस में जा रहे हैं, उन्हें हमारे बैंक में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, ठीक है, वो डिसीजन ले सके अच्छे से, कोई भी गलत डिसीजन ना लें। देन हमारा द रोल ऑफ सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजर्स जो हमारे हैं गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बैंक में, इवेल्युएट करते हैं एंड इंटरेक्ट करते हैं बोर्ड और मैनेजमेंट के साथ। अगर कहीं भी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, कि कहीं भी उसे लगता है कि भाई हमारे जो बैंक में है इस चीज़ में कमी है, यहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो है सुपरवाइज़र एक्शन लेते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, वो बाकी जो सुपरवाइजर्स हैं उनके साथ भी शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे 13 प्रिंसिपल्स। एंड आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।